इंडिया सीएसआर के सीएसआर बोर्डरूम डायलॉग में आपका स्वागत है। सीएसआर बोर्डरूम डायलॉग की परिकल्पना इस तरीके से की गई कि एक कॉरपोरेट हाउस में सीएसआर को लेके किस तरह का डिस्कशन होता है, प्लानिंग लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे, कंप्लायंस लेवल पे, या फिर ग्रांट मेकिंग की जगह पे मेजरिंग इम्पैक्ट, इवैल्यूएटिंग द इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स। ये तमाम ऐसे विषय हैं जो एक कॉरपोरेट हाउस के पास वो नॉलेज का एक बेस बना होता है। हम चाहते हैं कि एक कॉरपोरेट का जो नॉलेज है वो हम दूसरे कॉरपोरेट्स के साथ, पीयर्स के साथ, सीएसआर प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट्स के साथ हम शेयर करें। इस सीरीज में सबसे पहली एडिशन में हमने लुपिन फाउंडेशन को लिया है। हमारे साथ मिस्टर सीताराम गुप्ता जो लुपिन फाउंडेशन के लीडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, आज वो हमारे साथ बात करेंगे। उसके बाद इंडिया सीएसआर के फाउंडर हुसैन कुमार जी, उनके साथ एक पैनल डिस्कशन करेंगे। फिर हम ऑडियंस के लिए ओपन करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। तो मैं आदरणीय सीताराम गुप्ता जी का स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। जो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें हम किस तरह से काम करें, और रिसोर्सेज में मेनली हमारे जो मॉनिटरी रिसोर्स हैं उसमें हम किस तरह से काम करें। तो पहला सवाल तो है कि हाउ वी कैन डू मोर इन लेस। पहला फोकस हमारा ये होना चाहिए, और वो जब भी हो सकता है व्हेन वी कैन यूज अवर मॉनिटरी रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दूसरी चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है वैल्यू फॉर मनी। जब तक वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा और उसकी आउटकम क्या निकलेगी वो मेजर नहीं करेंगे हम, तो हमारा काम नहीं बनेगा। और इसको थोड़ा सा मैं आगे ले जाता हूँ इस पूरी बहस को, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में जनरली नहीं सोचा जाता है, और वो मैं कहता रहता हूँ व्हाट आर द वैल्यूज फॉर मनी। वैल्यूज फॉर मनी विल कम जब आप किसी कंपनी में काम करते हो, योर कंपनी इज कंपेशनेट है, वो उसमें एम्पैथी है और उसमें जेनरोसिटी है। अगर ये तीनों चीजें हैं तो उस जो जितना भी आप काम करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, उसमें आपके वैल्यूज फॉर मनी आएगी। अब सवाल उठता है कि जो कंपनी है उसको पूरा सोच बदलना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द कंपनीज विच आर वर्किंग प्रॉफिट, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी जो नई करेंसी होगी वो प्रॉफिट की नहीं होगी अब इस जमाने में, और इस जमाने में जो करेंसी होगी वो प्रॉस्पेरिटी की होगी, और प्रॉस्पेरिटी में भी शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की होगी। सबकी प्रॉस्पेरिटी हो, सबकी समृद्धि हो। अगर इस बात को लेकर के चलेंगे तो मैं समझता हूं कि एक समावेशी विकास की परिकल्पना को लेकर के जितनी भी कंपनियां हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। अब सवाल उठता है कि हम कैसे करें इस चीज को। ये तो हमारी एक विश्लेषक ऐसा होना चाहिए, कैसे करें। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो आपकी एस्पिरेशंस हैं दे शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन रिसोर्सेज। पहला फंडामेंटल चीज है कि आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो आपकी आकांक्षाएं हैं वो आपके रिसोर्सेज से ज्यादा होनी चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को ऊपर रखते हैं, भाई कोई काम करेंगे तो रिसोर्सेज होंगे तो हम काम करेंगे। और मेरा मानना यह है कि जो आकांक्षाएं हैं उनको आपको ऊपर रखना पड़ेगा, और आकांक्षाओं को अगर आप ऊपर रखेंगे तो आपके जो कम रिसोर्सेज है वो खर्च होंगे। आपने सुना होगा आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये कब होती है आवश्यकता आविष्कार की जननी? जब ही होती है जब रिसोर्सेज में और एस्पिरेशंस में मिसफिट होता है। अगर वो दोनों चीजें होंगी तो आविष्कार नहीं होगा कभी भी। तो इसलिए जो इनोवेशन की जो उपज हुई है, जो आविष्कार की उपज हुई है, वो इन दोनों के मिसफिट से हुई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसको हम कैसे करें? नंबर वन जो इम्पोर्टेंट है कि हम एस्पिरेशन को रिसोर्सेज से ज्यादा कैसे रखें,
उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो है वो ये है कि वी शुड लीवरेज रिसोर्सेज। अगर हम रिसोर्सेज को लीवरेज करते हैं तो कम पैसे में हम ज्यादा काम कर सकते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो चेंज करना चाह रहे हो उसको आपके एडवांटेज के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ आपको। और फिर जाके कराना पड़ेगा कीर्तन के उधर। सबसे पहले गांधी जी ने 1929 में स्वराज का जब एक नारा दिया था, और उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि उन्होंने एस्पिरेशंस को रिसोर्सेज के ऊपर रखा था। ब्रिटिश जो हुकूमत थी और उसके सामने आप समझते हो कि उन्होंने सिर्फ सत्याग्रह से एक आंदोलन शुरू किया, और आंदोलन शुरू होते होते आप देखिए कि वो आजादी के रूप में परिणति हो गई। तो मैं ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा हूँ कि हमेशा शुड माइंड की एस्पिरेशन शुड ऑलवेज बी मोर देन योर रिसोर्सेज। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और हमको एक चीज हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के लिए यूज करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए मैंने करीब 11 सूत्री एक फॉर्मूला तैयार किया है कि किस तरह से हम आगे कर सकते हैं। पहली चीज ये है कि सिनर्जी। जब तक आपकी सिनर्जी नहीं होगी, और सिनर्जी को मैं डिफाइन करता हूँ एनर्जी इनटू एनर्जी, दैट इज एनर्जी स्क्वायर। और उसका मतलब होता है 1 और 1 11 होते हैं, 1 और 1 2 नहीं होते हैं। और इसी सिनर्जी में आता है कोलैबोरेशन, आता है और कन्वर्जेंस आता है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आज जो देश है बहुत बड़ा है और उसमें हमको स्केल चाहिए। और स्केल क्यों चाहिए? क्योंकि वो विजिबिलिटी लाता है, वो इम्पैक्ट देता है। और ये जब तक नहीं हो सकता जब तक हम गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ में मिलकर के काम नहीं करें। तो हमारे जितने भी CSR प्रोफेशनल्स हैं, दे शुड अलाइन देयर ऑब्जेक्टिव विद द गवर्नमेंट्स के जितने भी स्कीम्स हैं उनके साथ अलाइन करना चाहिए इफ दे वांट टू अचीव स्केल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उसको उनको करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मैं जिसको हमेशा कहता रहता हूं, जो हमने कोरोना में यूज किया है, टॉप अप अप्रोच। व्हाट इज दिस टॉप अप अप्रोच? कोरोना में हम क्या करते थे, बहुत से हमने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें हमने PPE किट भेजे हैं, उसमें हमने मास्क भेजे हैं, ग्लोव्स भेजे हैं, थर्मामीटर गन्स भेजे हैं, ऑक्सीमीटर भेजे हैं। लेकिन भेजे किस तरह से हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट के पास सामान कितना अवेलेबल है और कितने सामान की कमी है, उसकी सामान को पूरा कर दिया, तो वो टॉप अप कर दिया, तो वो टोटलिटी में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो सफिशिएंट होगा और उस वजह से वो काम बहुत अच्छी तरह से होगा कर सकते हैं। तो दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो एक टॉप अप प्रोग्राम की है। सिनर्जी कोलैबोरेशन की मैंने बात पहले ही कर लिया आपसे। तीसरी जो चीज है कि किस तरह से हम पीपल्स का प्रोग्राम बनाएं। और पीपल्स का प्रोग्राम किस तरह बनाते हैं, कभी कभी मैं थोड़ा और अलग ले जाना चाहता हूं आपको, थोड़ी अलग घटनाक्रम में ले जाना चाहता हूं जिसको आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये चीज। हम जाते हैं लुपिन से पैसा देते हैं, लुपिन से पैसा देते हैं, कम्युनिटी भी देती है, और कम्युनिटी देती है तो गवर्नमेंट की भी स्कीम्स होती है, उन तीनों को मिला के काम कर देते हैं। तो इस पॉइंट पे आकर के हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सेटिस्फाइड हैं और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमने एक चीज और देखी, एक दफे मैं एक राजाखेड़ा में PSC में गया, CSC थी, और CSC में जब जाने के बाद में मैंने डॉक्टर से कहा कि भाई हम पैसा आपको देंगे लेकिन आप कितना पैसा दे रहे हो? तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो कोई पैसा देता ही नहीं है, ये कंपाउंडर है, नर्स है, मैं हूँ, कोई पैसा नहीं देगा आपको। तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मैं 21,000 रुपये आपको देता हूँ। मैंने 21,000 रुपये, डॉक्टर ने उसी वक्त 51,000 रुपये दिए, और 51,000 रुपये उसी वक्त स्टाफ ने कॉर्पोरेट किया, और उससे 3 गुना पैसा हमने लुपिन से दे दिया, और वो CSC एक मॉडल बन गई। आप देखिए, तो 21,000 रुपये ने ये पूरे प्रोसेस को, क्योंकि मेरे पर्सनल पैसे थे, तो उनको ये लगा कि ये पर्सनल पैसे इन्होंने दिए हैं, तो इससे वो पूरा प्रोसेस है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, इट वाज इग्नाइटेड एक्चुअली, और रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन हो गया, दैट हैज रिजल्टेड इनटू ए कंस्ट्रक्शन और मेकिंग ऑफ ए मॉडल CSC। दूसरी घटना आपको मैं दे रहा हूं। तो एक दफे मैंने कहा कि बहुत से स्कूल जिसमें हम पढ़े हैं और वो बिल्कुल गांव के स्कूल हैं, तो एक पपरेरा स्कूल है भरतपुर में, ये राजाखेड़ा, ये धौलपुर का है। तो मैं गया, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा साहब आप लुपिन से हमको 8 लाख रुपए दे दीजिए। मैंने कहा भाई लुपिन से मैं पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझ पर इल्जाम लगेंगे। तो मैं 51,000 रुपये, चूंकि आई हैड बीन ए स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, तो आई गिव यू 51,000 फ्रॉम माय पर्सनल पॉकेट। आप विश्वास नहीं करोगे, सीताराम गुप्ता को अलग हटा
लीजिए एक किसान आता है और उसने कहा 5 लाख के कमरे बनवाऊंगा सामने इसमें आकर के, आप छोड़िए, मैं उसमें हो गया करीब 1.5 घंटे के बाद में, नाउ इट इज ए वेरी मॉडल स्कूल। तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से अगर आपको जो पर्सनलाइज चीज को तो ये की चीज है कि किस तरह से हम इसको पीपुल्स को, कम्युनिटी को और स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके हम इस काम को कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। दूसरा मैं कहता हूं कि कहीं न कहीं चौथी जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं न कहीं हमको क्रिटिकल सपोर्ट और क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है। मैं एक एग्जांपल, क्योंकि मैं सारी चीजें एग्जांपल के रूप में कहूंगा तो वो चीजें जल्दी समझ में आएंगी थ्योरेटिकल के बजाय आपको। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम धूले में जब चेक डैम बना रहे थे तो उस चेक डैम की कीमत, नॉर्मल कीमत हमारी 10 से 15 लाख रुपए आ रही थी, और हमने कहा भाई इस चेक डैम की कीमत को हम कैसे करें। तो पहले हमने फेरो सीमेंट की टेक्नोलॉजी यूज की, उससे थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन फिर हमने देखा इसको और कम करना है तो हमने कहा भाई गवर्नमेंट के जितने भी चेक डैम्स हैं लेकिन वो टेक्निकल वाइबल हैं लेकिन वो डिफंक्ट हैं, इनको हम क्यों नहीं रिपेयर करते हैं। और वो काम हमारा सिर्फ 5 लाख रुपए में हो गया, और रिजल्ट ये हुआ कि पूरे धुले डिस्ट्रिक्ट में आज 223 चेक डैम्स बन गए हैं, और पूरा का पूरा पानी का लैंडस्केप धुले डिस्ट्रिक्ट में चेंज हो गया, और वहां से जो सब्जी है और जितनी भी चीजें हैं वो आज इंदौर और नासिक जा रही हैं। तो मैं कह रहा हूं कि कहीं न कहीं इसकी क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। चौथी चीज है कि टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन हो। टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, लेकिन टेक्नोलॉजी शुड बी अडॉप्टेबल, और इसका एक रोल होना चाहिए। और टेक्नोलॉजी को हमने पूरी कोशिश की है, चाहे वो आईआईटी दिल्ली से चूड़ी भट्टी की टेक्नोलॉजी हो, चाहे आईआईटी दिल्ली से आपने तुलसी माला की टेक्नोलॉजी हो, तो टेक्नोलॉजी को लेके आए, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया। तो टेक्नोलॉजी को जैसे अपग्रेड किया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो गई। तो ये भी एक अलग तरीका है। सबसे बड़ी नेक्स्ट जो चीज है कि न केवल हम इनोवेट करें, और इनोवेट के अलावा मैं हमेशा एक चीज हमेशा कहता रहता हूं, वो ये कहता हूं कि इनोवेट के अलावा वी शुड गो फॉर नॉट ओनली फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस, फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्योंकि नेक्स्ट प्रैक्टिसेस, नॉट ओनली फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर सभी करने लग जाएंगे तो एक मीडियोक्रेटी आती है, उसमें एक मीडियम लेवल का काम होगा, उसमें बहुत बड़ा काम हो नहीं सकता है। और इसलिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनसे आगे जाके हमको नेक्स्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इसमें भी अपने को एक थिंकिंग की आवश्यकता है। दूसरी चीज एक इम्पॉर्टेंट है जो कि कॉर्पोरेट नहीं करते हैं जनरली, जो मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड को आज कहना चाहता हूं, वो ये है कि पॉलिसी इंटरवेंशन की तरफ कभी ध्यान नहीं है। We should impress upon the respective state government and the central government how the policy could be प्रो पुअर, प्रो पीपल, किस तरह की हम पॉलिसी बनवा सकते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण आपको 1 मिनट के लिए दे रहा हूं। जब हमने भरतपुर में जब काम शुरू किया था तो हमारा एक पहला फॉर्मूला था कि 1/3 जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो कम्युनिटी से आएगा, चाहे वो लेबर, मटेरियल और या कैश के रूप में हो। 1/3 लूपिन से आएगा, 1/3 स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आएगा। दिस वर्क वेरी वेल, और इसको चीफ सेक्रेटरी ML मेहता साहब ने स्टडी किया, और जाते ही स्टेट गवर्नमेंट में एक पॉलिसी अनाउंसमेंट कर दी, अपना गांव अपना काम करके। और उसमें ये हुआ कि 30% कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी का होगा और 70% गवर्नमेंट देगी, और जो भी कम्युनिटी के असेट्स हैं उनकी बिल्डिंग होगी, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग हो, चाहे उसमें तालाब का निर्माण हो, चाहे कोई और चीजें जितने भी काम हो, रोड का निर्माण हो। तो इन्फ्लेटेड डिमांड भी नहीं आई, कम्युनिटी की स्टेक होल्डर हो गया, वो भी चीज हो गई। और जो काम हम उस वक्त जब काम शुरू हुआ था, जो हम करीब 100 गांवों में काम कर रहे थे, वो राजस्थान के 38,000 विलेजेस में पहुंच गया। तो ये पॉलिसी इंटरवेंशंस पे काम करने की जरूरत है। इसमें और 2-3 पॉलिसी हैं, मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा। दूसरी चीज, आप जो नेक्स्ट चीज है वो कह रहा हूं कि कॉर्पोरेट ऑफिस जो आज आपने CSR की है, जो आपने पहले बता दिया मिश्रा जी ने, कि लुपिन क्या कर रही है, लेट द अदर्स कॉर्पोरेट शुड लर्न फ्रॉम इट। अदर कॉर्पोरेट के जब बात आएगी तो लेट द लुपिन शुड लर्न फ्रॉम इट। तो इसमें एक इंटरेक्शन लेवल बढ़ेगा, आपस में जान पहचान बढ़ेगी, किस तरह से किसने नया किया है, तो किसी को री इन्वेंट करने की व्हील को जरूरत नहीं पड़ेगी। एक इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। दूसरा, मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूं
कभी कभी हम क्या करते हैं, जो मैं अभी कह रहा था, कि री इन्वेंट करते हैं व्हील को। जबकि हमारी जितनी भी लेबोरेटरीज हैं, चाहे वो आईसीआर की हैं, चाहे वो मेडिकल की हैं, चाहे कहीं और जितनी लेबोरेटरीज हैं, उन लेबोरेटरीज में बहुत कुछ है, लेकिन वो लेबोरेटरीज की जो टेक्नोलॉजी है दैट इज नॉट गोइंग फ्रॉम लैब टू लैंड। तो जो भी सीएसआर फाउंडेशंस हैं, दे कैन बिकम ए कंड्यूट बिटवीन दोज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड द कम्युनिटी, और वो उनको वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं, एक कंड्यूट पाइप की तरह काम कर सकते हैं। तो आपको री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, ना आपको रिसोर्सेज लगाने की जरूरत है। रिसोर्सेज आप उसी में लगाइए री इन्वेंट करने में, कि जिसमें कि आपकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, वो एक काम कर सकते हैं। लास्ट में मैं ये कहूंगा कि जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आज की डेट में आप देख रहे हैं कि 2022 को हमको 75 साल पूरे हो जाएंगे देश को आजादी के, और हमको कुछ न कुछ बड़ा काम करने की जरूरत है। 75 साल एक देश के इतिहास में बहुत बड़ा काम होता है। और कॉर्पोरेट अगर आज चाहते हैं, मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूं, वो नेशन बिल्डिंग का काम कर सकते हैं आज, और उनको नेशन बिल्डिंग का काम करना चाहिए। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। 2% अगर पैसे की बात करते हैं तो 15,000 करोड़ रुपए पीओसीज का कॉर्पोरेट का होता है। और मैं बिल्कुल विद ऑल ह्यूमिलिटी आई वांट टू सबमिट बिफोर ऑल दिस ऑगस्ट ऑडियंस कि 13 करोड़ रुपए हमको धूले में खर्च नहीं होते थे हमसे, फिर हम पानी में चेक डैम बनाने में पैसा खर्च करते थे। मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पैसे को बहा तो नहीं सकते हम, पैसे को हम पर्पसफुल यूज करेंगे, पैसे को हम मीनिंगफुल यूज करेंगे, हम इम्पैक्टफुल यूज करेंगे। तो हम ये कह सकता हूं कि अगर कॉर्पोरेट अगर चाहते हैं, और कॉर्पोरेट को अगर अपना काम करना नेशन बिल्डिंग का, तो मैं आज को यही कहना चाहता हूं कि उनको एक डिस्ट्रिक्ट ऑलराउंड डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए लेना पड़ेगा। जो नीति आयोग ने जो 6 पैरामीटर दिए हैं, मैं इनको रिपीट नहीं करूंगा। हेल्थ, न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन है, स्किल है, वाटर, एग्रीकल्चर है, और इंफ्रास्ट्रक्चर है। उन्हीं पैरामीटर पे काम करेंगे तो उसका एक समग्र विकास आपका हो सकता है और बहुत बड़ा काम हो सकता है। 15,000 करोड़ बहुत होते हैं। 739 डिस्ट्रिक्ट हैं इस देश में आज की डेट में, और 139 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कंट्री के, वो 42% ऑफ जीडीपी प्रोड्यूस करते हैं आज। आपको 600 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने की जरूरत है, और 200 जो एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट हैं, 117 नीति आयोग ने दे रखे हैं, बाकी के और हैं 83 के आसपास। 200 जो पुअर हैं उनमें आप 35 करोड़ के हिसाब से खर्च कर सकते हैं, तो 7,000 करोड़ होते हैं। अगले जो 200 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बेटर ऑफ हैं थोड़े से, 25 करोड़ रुपए पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से काम कर सकते हैं, तो 5,000 करोड़ होते हैं। उसके अलावा जो 200 डिस्ट्रिक्ट बढ़ते हैं उसमें आप 15 करोड़ के हिसाब से काम कर सकते हैं, तो 3,000 करोड़ करते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा 7 और 5 12 और 3 15,000 करोड़ में मैं कहता हूं कि अगर ये रिसोर्सेज को पुल इन कर लें कॉर्पोरेट, और इस स्ट्रेटेजी पे काम करें, मैं आज आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज आपका एक नेशन बिल्डिंग का काम शुरू हो सकता है। और वो नेशन बिल्डिंग का काम इस देश में आज, पहले अगर आप देखेंगे स्वयंसेवी संस्थाओं ने काम किया, उसके बाद में गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स आई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आई। ये आज की डेट में दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ कॉर्पोरेट्स for embarking on a path of rebuilding, regeneration of this new India। अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि भरतपुर में हमने 40,000 जॉब वो क्रिएट किए हैं जो इस जिले में पहले नहीं थे, जो जिले में नहीं थे। 3,000 जॉब हमने बी कीपिंग में किए हैं, 3,000 हमने तुलसी माला के किए हैं, 2,200 हमने पोल्ट्री में किए हैं, 2,200 हमने फिशरीज में किए हैं। द लिस्ट गोज ऑन एक्चुअली। तो वो हमने 40,000 किए हैं। और मैं आज ये कह सकता हूं कि अगर 20,000 जॉब भी अगर लेटेड पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके अगर अपन करते हैं तो 700 जिलों में 14 करोड़ जॉब का निर्माण हो सकता है, जो कि आज कोरोना के बाद में, जीवन के बाद में जीविका की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमको उसमें आगे आना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी तगड़ी चीज है। लास्ट में कुछ फिलोसफिकल बात करना चाहता हूँ मेरी बात खत्म करने से पहले। फिलोसफिकल बात ये है कि कुछ हमारी एक चीज है कि हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, हम सिस्टम्स की बात करेंगे, हम
हैबिट्स की बात करेंगे, हम लाइफ स्टाइल्स की बात करेंगे। ये सारी चीजें बड़ी हार्ड थिंग है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूं कंपेशनेट होकर काम करते हैं, अपन एम्पैथी के साथ काम करते हैं, जेनरसिटी के साथ में काम करते हैं। अगर हम थोड़ा सा सॉफ्ट जो हमारी जो चीजें हैं उन पे अगर हम ध्यान दें, वो सॉफ्ट चीजें क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आदमी के आपके एक नॉर्मल आदमी, चाहे वो कॉर्पोरेट का हेड हो चाहे नॉर्मल है, उसका सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो थॉट्स की होती है। और थॉट्स के बाद में जो आपके निकलते हैं वो वर्ड्स निकलते हैं, और वर्ड्स के बाद में एक्शन होता है। अगर ये तीनों चीजें थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन, अगर इसमें काइंडनेस है, मैं आज आपको गारंटी से कह सकता हूँ रिसोर्सेज आपके आ जाएंगे। और आपके कंपेशनेट हैं तो वो आपके रिसोर्सेज आ जाएंगे। तो आपको इन तीनों चीजों को बदलने की जरूरत है, और ये तीनों सॉफ्ट चीजें बड़ी जल्दी बदली जा सकती हैं। और अगर आपके थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन, और अगर ये है, इसके बाद में जो चीज आती है वो हैबिट की आती है। जैसे आपका एक्शन होगा वैसी आपकी हैबिट होगी, जैसी आपका हैबिट होगी वैसी आपके करेक्टर होगा, जैसा आपका करेक्टर होगा वैसी आपकी डेस्टिनी होगी, वैसा भाग्य होगा। तो लास्ट की जो तीन चीजें हैं, हैबिट है, करेक्टर और डेस्टिनी है, ये चीजें हार्ड हैं, इनको बदलने में बहुत समय लगता है। तो मैं समझता हूँ कि पहला चेंज हमसे करना चाहिए, पहली जो तीन चीजें हैं वो हमारी सीड्स हैं, हमारे सीड हैं ये। तो जैसा, और वो जो मैंने हार्ड चीजें बताई हैं तीनों, जिसमें हैबिट है, जिसमें करेक्टर और डेस्टिनी है, वो आपके फ्रूट्स हैं। तो जैसा सीड बोओगे वैसे ही फ्रूट्स निकलेंगे आपके। अगर आप बबूल बो रहे हो तो आम तो नहीं आएंगे कभी भी आपके। तो मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूँ, ये फिलोसफिकल चीज है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू वर्क ऑन दी सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर अपने को ध्यान देना पड़ेगा। और ये मैं ये कह रहा हूं कि मुझे कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है इसमें। जब अब माइग्रेंट लेबर्स यहाँ पर होकर के निकले थे, क्या किसी सरकार ने खाना खिलाया था? क्या किसी राज्य सरकार ने खाना खिलाया था? क्या किसी केंद्र सरकार ने खाना खिलाया था? ये समाज ने खिलाया, स्वयंसेवी संस्थाओं ने खिलाया, कॉर्पोरेट की ऑर्गेनाइजेशन से इनको लोगों को खिलाया। और कोई भी आदमी, अधिकतर आदमी, मैं आज गारंटी कह सकता हूँ, जितना भी मेरा अनुभव था इस पीरियड में, पेंडेमिक में, कोई भी आदमी भूखा नहीं गुजरा है आज। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये सॉफ्ट स्किल्स को आपको बदलने की जरूरत है। अगर ये सॉफ्ट स्किल्स अपनी बदल जाती हैं तो बहुत बड़ा काम होगा। जो भी कंपनीज हैं, अगर कंपनी अगले टाइम में अपने आप को जीवित देखना चाहती हैं, उनको मैं ये कहता हूं, बिकॉज कंपनी क्या है, ये सोशल ऑर्गेनिज्म है। और सोशल ऑर्गेनिज्म में आप सक्सेस के लिए काम करते हो। सक्सेस कौन देता है? जो अदर्स हैं वो देते हैं। उनके प्रति हमको कंपेंसेट होना पड़ेगा, हमको एम्पैथेटिक होना पड़ेगा, हमको जेनरसिटी होना पड़ेगा। और लास्ट में 3 शब्द मैं दे रहा हूं कॉर्पोरेट के लिए कि दिस शुड बी रियली, अगर आप देते हो गिव, ग्रो और गेन। अगर आप दोगे तो आप ग्रो करोगे, और ग्रो करोगे तो आप गेन करोगे। तो मैं ये चाहता हूं कि शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी पे, अगर ये पूरा डायलॉग है, इट शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम प्रॉफिट टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। अगर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी पे जाता है, ध्यान जाता है, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर आप देखोगे हिंदुइज्म में दान होता था, मुस्लिम में जकात होती है आपकी, क्रिश्चियनिटी में आप जानते हो कि चैरिटी होती है, सब में ये होती है, ये चीजें मौजूद है। आई थिंक वी हैव टू रीइग्नाइट ऑल दीज थिंग्स। हमारे पास जो कुछ है उसको आपको देखना पड़ेगा। पेंडेमिक, एक मेरा दोस्त कह रहा था जो चेयरमैन है बिजली बोर्ड के, मैं उनको कहता था तुम बड़े साधारण कपड़े पहन के आते हो, तुम चेयरमैन हो बिजली बोर्ड के, तुम किस तरह के आदमी हो? तो वो कहता मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। जब ये पेंडेमिक हो गया तो मुझसे बोला कि सीताराम जी घर में बैठे हो? मैंने हाँ बैठे हो। कितने सूट पहने आपने? कितनी टाई बांधी आपने? कितने अच्छे कपड़े बदले आपने? बताइए आप। और देख लीजिए कि अब आपको सिर्फ एक लोअर में और उसमें बैठना पड़ा है। तो मैं यही कहता हूँ कि जब तक हम जिंदा हैं, आवर लाइफ बिलोंग्स टू द कम्युनिटी एंड वी हैव टू सर्व द कम्युनिटी। अगर ऐसी भावना आकर के अगर काम होता है कॉर्पोरेट में, तो एक नेशन बिल्डिंग का काम होगा, एक बहुत बड़ा काम होगा। इन्हीं चीजों के साथ में मेरी जो बात है, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए, कोई सवाल आपके पूछने वो पूछ सकते हैं। मेरी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। और मैं समझता हूँ कि आज का ये डायलॉग एक नए भारत के अग्रसर होने के लिए, एक दिशा में
एक कदम होगा, चाहे ये छोटा ही कदम हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण कदम होगा। धन्यवाद। पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। मैंने बहुत बार आपको सुना है, ल्यूपिन का काम देखा है। आप लोग तो सदियों से काम करते आ रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि 2014 में सरकार ने इसको एक नियम बना दिया, और नियम के साथ साथ जैसे मैं फिक्की के अवार्ड्स में अभी सुन रहा था, तो मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि एक कंपनी है जो काम नहीं कर रही है, इसलिए हमें बहुत सारे कंपनीज को इसका एक आदेश देना पड़ा, या एक वो धीरे धीरे, जैसे अभी R&D को आप CSR में ले सकते हैं, आप PM केयर फंड में दे सकते हैं। तो हो क्या रहा है कि सरकार धीरे धीरे हमें ये बताने लगी है कि हम CSR में क्या करें। जबकि मैं पहले फिक्की में था, हमारा उद्देश्य ये था कि कंपनीज जो अच्छा काम करना चाहते हैं उसे हम CSR कहें। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये जो हो रहा है, इसमें आप कैसे CSR को देखेंगे, किस तरह से कंपनी और कंपनी से जुड़े लोग इसमें काम करें? क्या ये सरकार को डायरेक्ट करना चाहिए? देखिए, मैं बड़ा कह रहा हूँ, पहले तो जब सरकार ने जो CSR का मैंडेट लाया था, तो ये मैंडेटरी नहीं था। अगर आपको ध्यान हो, 2014 में 1 अप्रैल 2014 को था, तो वो मैंडेटरी नहीं था। एक जैसे कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी था, ये इस तरह का ही था ये। लेकिन कंपनियों ने, बिल्कुल फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, तो किसी को पेनलाइज नहीं किया, लेकिन लेट अस एडमिट इट विद ऑल ह्यूमिलिटी, और उसमें कॉर्पोरेट का ही हाथ है। कुछ ने 2% पैसा खर्च किया, किसी ने पैसा नहीं खर्च किया, तो दोनों ने कंप्लेंट की, हम 2% पैसा खर्च कर रहे हैं, कुछ नहीं खर्च कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये मैंडेटरी कर दिया। तो पहले कम से कम 2-3 साल तक तो इन्होंने इंतजार किया है और मैंडेटरी नहीं करने का, और उसके बाद किया है इन्होंने। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपने को इसमें भी गर्व लेना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि यू आर द फर्स्ट नेशन इन द कंट्री जो 2% का एक कानून बना के लेके आई है। यू आर द फर्स्ट कंट्री, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कंट्री एक्चुअली, एंड वी मस्ट डू, एंड वी मस्ट स्पेंड 2% इन एनी वे। अपने को करना चाहिए, और दैट शुड बी फॉर द गुड ऑफ द पब्लिक एंड गुड ऑफ द कम्युनिटी। लास्ट ईयर मेरी आपसे बात हो रही थी, शायद नवंबर या दिसंबर में, तो आपने एक यूज किया था, एक सेंटेंस कहा था, ये सदी भारत की सदी है। तो कोरोना वायरस पेंडेमिक के समय भी यही बात आप कहते हैं? मैं आज कह रहा हूँ, आज भी भारत की सदी है ये, मैं कह रहा हूं आपको, और गवर्नमेंट इसको पहचान नहीं रही है। मैं आपको कह रहा हूं, ये जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं क्या कह रहे हैं, आप अखबारों को पढ़ लीजिए, क्या कह रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स की बात कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं, ये माइग्रेंट इकोनॉमी है, ये दिस नॉट माइग्रेंट वर्कर्स, दे आर 10 करोड़ इन नंबर, 40 करोड़ पॉपुलेशन है ये। और ये माइग्रेंट वर्कर इतना जबरदस्त कनेक्ट है इस देश का कि ये फैक्ट्री भी चला रहा है शहर में जाकर के, और गांव में जाकर के रेमिटेंस भी भेज रहा है, और जो गरीब इलाके हैं उनमें ये पैसे भेज करके, और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है गरीब जिलों की, अपनी परिवार को पाल रहा है, वहां भी काम कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन माइग्रेंट वर्कर्स को आज की डेट में स्किल मैपिंग करके, और सरकार एक क्लियर कट, ये इस तरह का लोनिंग और फलाना ढेकाना उससे लिंक करके नहीं आएगी, बड़ा फ्रेंकली बात कर रहा हूँ, अगर इनको करें तो ये इनका स्किल सेट मैपिंग कर दें, और इनके लिए इस तरह का एनवायरनमेंट कर दें, चाहे वो टेक्नोलॉजी के थ्रू, चाहे मशीनरी के थ्रू, दे कैन बी जॉब प्रोवाइडर्स इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स। ये माइग्रेंट वर्कर कहाँ से आते हैं? मोस्ट पुअर स्टेट से आते हैं, और पुअर स्टेट में भी पुअर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। इट विल लीड टू इंक्लूसिव ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो गवर्नमेंट हैज टू कम आउट ए वेरी क्लियर कट पॉलिसी, दे आर डिलेइंग इट आई थिंक। और मैं आज भी कह रहा हूं कि ये जो सदी होगी, अगर माइग्रेंट वर्कर को आज आपने ले लिया, ये सदी फिर भारत की होगी, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं आपको। अभी जो भारत में जो कारपोरेट हैं, उनके पास फंड बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, बावजूद उनके काम, उनके वर्क या CSR प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जैसा आपने भरतपुर को ट्रांसफॉर्म करने में लुपिन की जो भूमिका है या योगदान है, वो बहुत सराहनीय है। क्या दूसरी तरफ सरकारें अपनी योजनाएं, अपनी प्राथमिकताएं हर साल बदल रही हैं, हर साल बदल देती हैं। मैं आपसे, दर्शकों की ओर से मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कंपनियों को सरकार की नीतियों के साथ
चलना चाहिए, या फिर जो कंपनी है उनको किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लंबी योजना बनाकर 10 साल 15 साल के लिए उनको कोई CSR प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए। क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब हम उस जगह पर लंबे समय तक काम करेंगे, उस जगह की समस्याओं को, लोगों को, जरूरतों को, प्राथमिकताओं को, संसाधनों को हम कंजर्व नहीं करेंगे और उसको कम्युनिटी कैसे उस पर लाभ ले और उसको कैसे कंजर्व करे, जब तक हम इसकी आदत उनको, उनका टेस्ट, रिसोर्सेस के प्रति टेस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक हम उनको एहसास नहीं कराएंगे, तो मुझे लगता है कि हम जो चेंज चाहते हैं, विजिबल चेंज चाहते हैं, वो नहीं आ पाएगा। मेरा आपसे ये जानना है कि कंपनियों को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कम्युनिटी के साथ बनाना चाहिए और उसको एक विशेष स्थान पर, जिले पर, ब्लॉक पर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर लंबे समय तक काम करना चाहिए। गुप्ता जी। नहीं, आपका बिल्कुल सही है। पहले सबसे बड़ी चीज तो ये है कि देखिए विजन फॉर्मुलेट होना चाहिए, और विजन आता है माइंड से, और विजन फॉर्मुलेट होना चाहिए। जैसे हमने काम कर रखे हैं, तो अभी हमने पॉवर्टी पे काम नहीं करके हम एम्पावरमेंट लाइन पे काम कर रहे हैं, ये विजन है। अभी गवर्नमेंट में ये विजन आया नहीं है। हम मॉडल विलेज पे काम नहीं कर रहे हैं, आज हम रिसर्जेंट विलेज पे काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज है वो थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। कमिंग टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चंस, देखिए मैंने पहले गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने गेम अपने एडवांटेज के हिसाब से चेंज किया। मैं बड़ा एक कार्डिनल पॉइंट दे रहा हूं। तो हमको जो कंपनी वाकई काम करना चाहती है, जो डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट करके, उनको गेम अपनी एडवांटेज के हिसाब चेंज करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स अच्छी हैं, जो प्रो पीपल हैं, प्रो पुअर हैं, और जो प्रो यूथ हैं, प्रो वीमेन हैं, उनको एम्ब्रेस करिए, उनको एम्ब्रेस करिए। और नहीं है तो और जो स्कीम है उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करिए आप। तो ये अगर हम काम कर लेते हैं तो एक बहुत अच्छा काम होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की 2-3 स्कीम्स बहुत अच्छी हैं। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, उसमें आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आपके प्राइम जो सस्ता मिशन है, उसमें कोई आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो गैस दे रहे हैं, LPG गैस दे रहे हैं गरीब महिलाओं को, उसमें आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का काम कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट अगर छोटे, जैसे अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो भी हमारे लोग हैं वो जॉब प्रोवाइडर बने। जॉब सीकर की बात हमने अब छोड़ दी है। हमने जॉब सीकर मत बनिए, अब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट छोड़ दीजिए। तो हमने पूरे इंडिया में शहरों को चिन्हित किया है कि कोल्हापुर से कौन सी मशीन आएगी, दूध की आएगी, खोबे की आएगी, मावे की आएगी, श्रीखंड की मशीनें आएंगी, दाल की मशीनें राजकोट से आ रही हैं। ये सारी मशीनें हमारी आ रही हैं। बढ़िया से बढ़िया पुल काट है, ढकेले हैं, वो ऋषिकेश से आ रही हैं, जो 1,08,000 की बनी है। तो ये सारी जो चीजें आ रही हैं, जो अपना कॉर्पोरेट काम करे, अपना, उसमें कोई सरकार रोक नहीं सकती उनको। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है उनको ले लीजिए। मुझे याद है जब 1988 में जब हमसे काम शुरू किया तो उन्होंने कहा साहब प्रौढ़ शिक्षा पे काम करिए। मैंने कहा भाई मैं एक साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो रेजिड्यू पे काम नहीं करता हूँ मैं, तो ये प्रौढ़ शिक्षा पे काम नहीं करूंगा। मैं चिल्ड्रन की शिक्षा पे काम कर सकता हूँ मैं, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा पे नहीं करूंगा। तो नहीं किया हमने काम, गवर्नमेंट ने खूब जोर लगाया, हमने नहीं काम किया। तो आपके एडवांटेज के हिसाब से आप उन स्कीम्स को अपने साथ रख लीजिए। आपका जो फंड है वो इस तरह से टेक्नोलॉजी के लिए लगा दीजिए, जो भी आपकी रिसर्च है उसके लिए लगा दीजिए। जो गवर्नमेंट स्कीम आपको अच्छी लगे उसमें आप अपने फंड्स का निवेश कर दीजिए। यस, आपसे मैं एग्री करता हूं कि कॉर्पोरेट को खुद को उस जिले का पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर का है, किस तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट की मैपिंग करके हम एग्रीकल्चर में वेजिटेबल क्लस्टर कौन सा होगा, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर कौन सा होगा, बाकी के फ्लोरिकल्चर क्लस्टर कैसा होगा, ये सारे काम करने पड़ेंगे अपने को। उसमें जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनकी जो डेटा उन पे अवेलेबल है उनकी हेल्प ले सकते हैं हम। तो इस तरह से अगर काम कर सकते हैं, मैं नहीं समझता, क्योंकि राजस्थान में तो आपको मालूम है एक दफे बीजेपी आती है और एक दफे कांग्रेस आती है, एक दफे दोनों सरकारों के साथ बड़े इजीली काम किया है हमने, कोई दिक्कत नहीं आई हमको, कभी भी दिक्कत नहीं आई है। तो काम कर सकते हैं, लेकिन काम आपका बड़ा होगा
तो आपको कोई भी गवर्नमेंट वाले आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। काम छोटा होगा तो वो आपके नुक्स निकालेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों या गवर्नमेंट हो, उसको हर लेवल पे आप उनको इन्वॉल्व करिए ना, उनको बताइए क्या काम हो रहा है कंप्लीट। तो फिर वो क्या होगा कि वो आपके पार्टनर हो जाएंगे बजाय क्रिटिसाइज करने के। तो एक अच्छा काम इस तरह से हो सकता है। गांव की जो स्थिति है, ग्राम पंचायत की जो फंड है वो बड़ी मात्रा में ग्राम पंचायतों को उपलब्ध है, लेकिन पिछले 10 सालों से मैं विभिन्न राज्यों में घूम रहा हूं, देख रहा हूं, मुझे ये अनुभव होता है कि गांव की जो शक्ति है उसको पहचाना नहीं जा रहा है या पहचानने की कोशिश नहीं की जा रही है। हम उसको सिर्फ एक गांव के रूप में देखते हैं। जैसे आज हम जिले का एक जीडीपी बनाते हैं, लेकिन किसी भी गांव का अपना जीडीपी सेटअप कुछ नहीं है। मैं इस फोरम के माध्यम से सारे जो सीएसआर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गांव का जो जीडीपी है उसका मैपिंग होनी चाहिए प्रॉपरली, और उस गांव की जो विशेषता है कि वह गांव, हर गांव की अपनी विशेषता है। किसी गांव में नाला है, किसी गांव में बहुत पानी है, किसी गांव में बहुत जमीनें हैं, किसी गांव में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो किसी गांव में दूध की बहुत संभावनाएं हैं। जैसे आपने अभी राजस्थान के कुछ गानों कहा, जैसे अभी आपने तुलसी की माला बनाने का जो अभियान है राजस्थान के गांव में। हमें गांव स्तर पर काम करने के लिए उस गांव की जो विशेषता है, जो वो लोग, उनके पास जो संसाधन सहजता से उपलब्ध है, उन्हीं में कुछ इनोवेशन करने के लिए विज्ञान को, जैसे आपने खोआ मशीन बनाने की बात की, दूध की टेक्नोलॉजी की बात की, क्या विज्ञान और उस गांव की विशेषता है और वहां की खूबियां हैं उस गांव की, क्या इसको मापने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। और प्रत्येक गांव का अपना जीडीपी होना चाहिए कि कौन सा गांव कितना आगे बढ़ रहा है, कितने पीछे जा रहा है, उस गांव का क्या प्रोग्रेस हो रहा है, या एक गांव का प्रोग्रेस दूसरे गांव की प्रोग्रेस से किस तरह अलग है। इसको मापने के लिए प्रत्येक गांव का अपना एक जीडीपी सेटअप होना चाहिए। ग्रॉस विलेज जो उसका प्रोडक्शन है, उसकी गांव पास कितनी जमीनें हैं, कितने कुएं हैं, कितनी अभी हम देखते हैं गांव में कुआं गायब हो गया है। जहां जहां पानी के रिसोर्सेस नहीं है वहां पर बहुत जो है, अभी छत्तीसगढ़ में पानी बहुत बारिश हो रही है, तो हर गांव की विशेषता पहचाननी होगी। आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल सही है कि गांव अपने आप के लिए एक ऑर्गेनिक एंटिटी है और उसकी ताकत को पहचाने बगैर तो काम हो नहीं सकता है, और उसको पहचानना पड़ेगा। भाई 3 ही तरह के रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होता है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स उसमें शामिल है, नेचुरल रिसोर्स उसमें, मॉनेटरी रिसोर्स है। तो इन रिसोर्सेज की चारों की मैपिंग करके गांव की ताकत आपको निकालनी पड़ेगी और उसमें ही आप अपने को बिल्डअप करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारें भी आज हम देखते हैं तो पूरी रैंकिंग आ रही है, आजकल स्टेट गवर्नमेंट्स में रैंकिंग आ रही है कि भाई आज एजुकेशन में आपके डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग क्या है, हेल्थ में आपके डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग क्या है, फलानी पीएससी की रैंकिंग क्या है, कितने स्कूल आपके बेटर आए हैं। तो मैं समझता हूँ सरकार इसमें तेजी से बढ़ रही है और उसी तेजी के हिसाब से काम करेगी। बिल्कुल सही कहा कि 2025 में प्रधानमंत्री जी कहते हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी चाहिए, एंड दैट $5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है दैट इज द सम टोटल ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स। एक्चुअली वो ऊपर से तो बनेगी नहीं, इनसे बन के नीचे की आएगी और गांव से भी बन के आएगी। तो मेरा यही है, सबसे पहले तो हमको डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी तो पता होनी चाहिए, रैंकिंग पता होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को इसको प्रकाशित करना चाहिए।
योगी सरकार ने अभी किया है, क्योंकि नोएडा की जीडीपी नंबर 1 है आज की डेट में। मैंने उसकी पूरी रैंकिंग पढ़ी है, नोएडा की जीडीपी नंबर 1 है आज इस डिस्ट्रिक्ट की आज। तो उससे क्या होता है कि आपस में कंपटीशन की भावना होती है, लोगों को मालूम होता है किस तरह का होता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी हो जाएगी तो फिर ब्लॉक की जीडीपी हो जाएगी, ब्लॉक की जीडीपी हो जाएगी तो ग्राम पंचायत की हो जाएगी, और ग्रामों की भी हो सकती है जीडीपी। तो मैं समझता हूँ ये बनाने की जरूरत है। और अगर इतना बड़ा काम होता है तो ये बहुत अच्छा काम होगा, और एक दूसरे से कंपटीशन पैदा होगा, कंपटीशन से आगे बढ़ेंगे लोग। भाई इसकी जीडीपी ज्यादा है, मेरी कम क्यों है, मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने क्या अच्छा काम किया जिसकी वजह से उनकी जीडीपी, विलेज की जीडीपी ज्यादा है। तो इस तरह से कंपटीशन की भावना आएगी और एक आगे बढ़ने में एक मदद मिलेगी। जो आपका कथन है मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन इस पूरे काम में गवर्नमेंट्स को प्रोएक्टिव होके आगे आना पड़ेगा, या किसी प्राइवेट कंपनी को लगा दें। जैसे नीति आयोग में टाटा को दे रखा है पूरा डेटा मैनेजमेंट, डेल्टा रैंकिंग होती है, हर महीने डेल्टा रैंकिंग आती है, हर डिस्ट्रिक्ट की आती है, 117 जिलों की आती है। तो अगर नहीं है तो किसी प्राइवेटों को दे दें, भाई स्टेट वाइज प्राइवेटों को दे दें, तो एक अच्छा काम हो सकता है। और ये मैं समझता हूँ जरूरी है आज की डेट में। अभी कंपनियों ने अपना बहुत सारा पैसा या तो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर कर दिया है, या फिर पैंडेमिक एक्टिविटी में लगाया है, या प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है उसमें लगाया है। तो जो सोशल सेक्टर में जाना चाहिए था, जो पैसा जो गांव तक पहुंचना चाहिए, जो एक्चुअल इसका मीनिंग था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इसका जो पर्पस है वो कम धीरे धीरे ये डाइल्यूट होता जा रहा है। कॉर्पोरेट्स आर इंटरफेयरिंग दी सो मेनी इश्यूज। जैसे अभी रिसर्च के लिए लगा लिया, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर अभी हमारी जो अभी सबसे बड़ी समस्या है वो है पॉवर्टी, इंपावर करना ग्रामीण स्तर पर। वहां पर पैसा नहीं पहुंच रहा है। जो एक्चुअल पर्पस है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो गांव तक पहुंचे, गांव के विकास के काम आए, और गरीबों के साथ जो जीवन जी रहे हैं बहुत लंबे समय से, सैकड़ों वर्षों से, उसके जीवन में बदलाव लाने का एक माध्यम है। तो इन 3 कंपनियां पेंडेमिक में लगा रही हैं अपना पैसा, दूसरा रिलीफ फंड में लगा रही हैं, और डोनेट कर रही हैं। प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के बजाय उसको एक मुफ्त पैसे डोनेट कर रही हैं। ऐसे माहौल में जो क्राइसिस होगा फंड का, किस तरह का एटीट्यूड हमारे सीएसआर लीडर्स को रखना चाहिए, इस बारे में आपका किस तरह का सुझाव है? इसमें बड़ा बहुत सिंपल चीज है। मैं नहीं समझता कि सरकार में पैसा क्यों दे रहे हैं, ये मेरी समझ के परे है और नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे आज भारत सरकार का बजट देखेंगे, रूरल डेवलपमेंट और ग्रामीण विकास का, मैं मंत्री जी के साथ बैठा हुआ था और मुझे मालूम था कि 4 लाख करोड़ के आसपास का है। तो मंत्री जी ने मुझे बताया, इनके तोमर साहब ने, 3,90,000 करोड़ का रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर दोनों का मिला के बजट है। कितना होता है, कितना जबरदस्त। किसी अच्छी से अच्छी स्टेट का एनुअल बजट नहीं है, और वो एक इन दोनों चीजों का है। तो कॉर्पोरेट को मैं समझता हूँ कि नहीं देना चाहिए। और कॉर्पोरेट के साथ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 3 ही चीजें। कॉर्पोरेट की ताकत क्या होती है? कॉर्पोरेट की ताकत ये है कि दे कैन मार्शल रिसोर्सेज, उनके पास प्रॉफिट आ रहा है, उससे रिसोर्स ला सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम कॉर्पोरेट को करना चाहिए, उनको उनकी फाउंडेशंस होनी चाहिए खुद की। ऐसा नहीं हो किसी और को दे दिया आपने। अगर छोटी कोई कॉर्पोरेट है तो अच्छी एनजीओ को पैसा दे सकता है। तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट में कभी पैसा देना चाहिए। और इस मामले में तो हम ये पूरा देखते हैं कि हम तो पैसा देते नहीं है, कहते कहते परेशान हो जाते हैं ये लोग। मैंने अभी सिर्फ 1 लाख रुपए कलेक्टर को दिए थे पेंडेमिक में, सिर्फ इसलिए दिए थे कि इट कैन ट्रिगर कि कलेक्टर के पास पैसा आ जाए। उस दिन उसके पास 25 लाख रुपए आ गए थे, सिर्फ मेरे 1 लाख रुपए देने की वजह से इसलिए दिए थे, ना कि 1 लाख रुपए उन्होंने मुझसे कहा था। मैं चाहता था कि इग्नाइट कर दें इनको, पूरी जो डिबेट है, जो मीटिंग हो रही थी। तो कॉर्पोरेट को पैसा नहीं देना चाहिए। आपका बिल्कुल सही सवाल है। कॉर्पोरेट इसलिए करते हैं कि अरे कौन इतना बड़ा काम करेगा, कौन गांव में जाएगा, कौन प्रोजेक्ट बनाएगा, कौन फाउंडेशन करेगा, इससे अच्छा 2% इधर दे दीजिए आप।
और ऐसा कॉर्पोरेट को नहीं करना चाहिए। और कॉर्पोरेट अगर इस तरह का करेगा तो हो सकता है गवर्नमेंट फिर लॉ बना दे कि भाई हमको देने की जरूरत नहीं, आप अपने आप खुद करिए आप काम, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो कॉर्पोरेट के ऊपर है, मैं आपसे ये कहूँगा, ये उनके मन के ऊपर है। और उनको तो जो भी ग्रामीण विकास है, शहरी विकास है, वीमेन में, चाहे चिल्ड्रन में, फार्मर्स में, जिसमें भी काम करना है उसमें काम करें, ये इनके ऊपर है। और वो उनको पैसा सरकार को नहीं देना चाहिए। मैं इसका फर्म ओपिनियन का हूँ इस बारे में। मैं एक और आखिरी सवाल करूंगा जो सबके काम का होगा, उसके बाद फिर हम इसको ओपन फोरम करेंगे। आप जो है पिछले 30 वर्षों से ग्रामीण विकास और कारपोरेट भागीदारी, सरकारों के साथ, समाज के साथ काम कर रहे हैं। तो हमारे जो CSR मैनेजर्स हैं, नए इस सेक्टर में नए लीडर्स आ रहे हैं, उनको लेकर उनका करियर जो है बहुत लंबे समय तक हो, वो समाज की सेवा लंबे समय तक कर सके, ऐसे बनने के लिए, एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए, एक अच्छा लीडर बनने के लिए उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपके हिसाब से, गुप्ता जी? देखिए सब, देखिए एक लीडर बनने के लिए 3 चीजें होती हैं। पहली चीज ये है कि ही शुड बी ए चेंज एजेंट। अगर वो चेंज एजेंट नहीं है तो वो लीडर नहीं है। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ही शुड बी फ्यूचरिस्टिक। भविष्य के बारे में ध्यान देखना चाहिए, भविष्य के बारे में आपका देखना चाहिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी ताकत है, ही शुड इग्नाइट होप एक्चुअली। अगर वो होप इग्नाइट कर देता है, आशा की किरण देता है, होप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमैनिटी, आई ऑलवेज से। ये 3 चीजें अगर किसी लीडर में हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। 3 ही गुण रखें, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। बाकी क्या ठीक है कि आदमी को आपका जो भी आप यू शुड बी पैशनेट अबाउट कंपैशन, आई शुड से, मैं इस तरह से वर्ड यूज करूंगा, यू शुड बी वेरी मच पैशनेट अबाउट कंपैशन। अगर आप में कंपैशन नहीं है, आप में एम्पैथी नहीं है, जेनरोसिटी नहीं है, और आप में समाज के लिए, क्योंकि समाज से हमने बहुत कुछ लिया है, समाज में देने की भावना अपने को आनी चाहिए। और लॉन्ग एंडोरिंग हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चाहते क्या है लाइफ में? लाइफ में सक्सेस नहीं है, इंपॉर्टेंट अल्टीमेट गोल इन लाइफ इज हैप्पीनेस ना। हैप्पीनेस आपको लेने में नहीं आती है, देने में आती है। देने में कोई पैसा ही थोड़ी देना है आपको, काइंड वर्ड्स भी बोलने हैं आपको, एक अच्छा एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक होने का एक व्यवहार करना है, वो भी आप दे सकते हो आप। तो इस तरह का काम करना है और ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत लोग IIM के और IIT के अभी फोन करते रहते हैं, वो लोग एग्रीकल्चर में बहुत काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग इनोवेटिव वर्क्स एक्चुअली, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने काम इतना अच्छा काम किया है कि उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट की चीज छोड़ के आ गए। मेरे पास भी कल परसों एक लड़का अपने लुपिन में आए हैं और वो अपने इन्फोसिस छोड़ के आए हैं और सिर्फ यहाँ गरीब बच्चों को पोषण का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है आज। ये हैज लेफ्ट इन्फोसिस एंड ये जॉइंड लुपिन, और ये अभी की बात है, करीब 15-20 दिन पहले की बात है। तो लोगों को इन 3-4 चीजों पे अपने को ध्यान देना चाहिए। और नेचुरली है कि भाई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी होना चाहिए और इन बॉक्स थिंकिंग भी होना चाहिए। इन बॉक्स थिंकिंग भी होना चाहिए, भाई इन बॉक्स में भी आप कैसे सुधार ला सकते हैं, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 चीजें हैं, ही शुड बी ए चेंज एजेंट, ही शुड बी फ्यूचरिस्टिक और ही शुड जनरेट होप। ये 3 गुण में एक लीडर में मैं मानता हूँ उसको काम करना चाहिए। आज सुबह में मेरी एक ब्रांड कंसल्टेंट से बात हो रही थी, बहुत बड़ी ब्रांड की एजेंसी है पूरे वर्ल्ड की। उन्होंने एक नया शिगुफा तैयार किया है, ब्रांड लेड CSR। वो कहते हैं कि CSR में पैसा खर्च करो तो ब्रांड बिल्डिंग उसकी हो, और दूसरी तरफ कुछ कंसल्टेंट्स हैं बोलते हैं कि भाई तुमको कंप्लायंस करना है, CSR का फंड है तो एक काम करो, तुमको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है तो तुम्हारे पास CSR का प्रोजेक्ट है, उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग में लगा दो, तुम्हारा वो भी काम हो जाएगा। कुछ ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि भैया तुम्हारा ये गवर्नमेंट रिलेशनशिप ठीक हो जाए, या फिर कस्टमर्स के साथ, या फिर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए CSR फंड को हम यूज कर सकते हैं, या प्रोजेक्ट डेवलप या डिजाइन कर सकते हैं उसी तरीके से। आप क्या मानते हैं
CSR का पर्पस क्या है, पहली चीज, और हम कैसे डिफाइन करें और उसी जगह पे हम रहें। क्योंकि जिस ब्रांड कंसल्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, 2-3 बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ काम कर रहा है अभी। देखिए 2-3 चीजें हैं। अल्टीमेट एम किसी कॉर्पोरेट हो चाहे सरकार हो, उनका क्या है, मतलब सबसे बड़ा एम है वेलफेयर। और वेलफेयर को हम थोड़ा सा दूसरी तरह से सोचते हैं। वेलफेयर को हम इस तरह सोचते हैं कि भाई ये चीज हमने दे दी, वेलफेयर हो गया, कल्याण हो गया इसका। ऐसा नहीं होता है। वेलफेयर का मतलब ये नहीं होता है। वेलफेयर का मतलब ये है कि आप जो भी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी का इस तरह का एनवायरनमेंट करिए कि उसका मैक्सिमम पोटेंशियल निकल के आए, मैक्सिमम पोटेंशियल निकल के आए, और वो कम्युनिटी को एम्पावर करे। और ये जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज यूनिवर्सल वेलफेयर का है ये। और यूनिवर्सल वेलफेयर में यही है कि जो भी लोग हैं उनका हम पोटेंशियल इस तरह का एनवायरनमेंट करें, उनका मैक्सिमम पोटेंशियल करें, एंड दे कैन कंट्रीब्यूट फॉर द अपलिफ्टमेंट और एम्पावरमेंट ऑफ द कम्युनिटी। तो ये वेलफेयर का मतलब है। अगर जो भी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी लोग हैं या जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो एम्पावर करते हैं कम्युनिटीज को, उनका टोटल जो पोटेंशियल है, चाहे वो उसको पैसे की जरूरत है तो पैसा दें, ट्रेनिंग की जरूरत है तो ट्रेनिंग दें, एटमॉस्फेयर की जरूरत है तो एटमॉस्फेयर दें, मार्केटिंग की जरूरत है मार्केटिंग की जरूरत है तो वो दें। वो सारी चीजें अगर वो जो उनको जरूरत है और उसका पोटेंशियल निकल के आ सकता है, उनका रियलाइज करा दें हम पोटेंशियल जो लोग हैं, कम्युनिटी हैं, तो मैं समझता हूँ ये वेलफेयर की नई डेफिनेशन है। वही कॉर्पोरेट को करना चाहिए, वही सरकार को करना चाहिए, वही सरकार का काम है। आप सारी चीजें देखोगे वो वेलफेयर पे हैं। अल्टीमेट देयर इज वन वर्ड, और वन वर्ड दैट इज वेलफेयर। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे बात करोगे तो इट इज यूनिवर्सल वेलफेयर। कंट्री लेवल पे बात करोगे तो कंट्री का वेलफेयर है ये। और वेलफेयर का मतलब जो मैंने बताई, वो रियलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, वो हमारा एक ध्येय होना चाहिए। वो आप समझ सकते हैं, जो CSR वाले इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, कैसे उनका रियलाइज कराएं पोटेंशियल को, वो उनके ऊपर है। ये हमारा एजेंडा होना चाहिए। अगर आप ब्रांड की बात कर रहे हैं, मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ किसी ब्रांड बिल्डिंग के, लेकिन ब्रांड बिल्डिंग भी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट नहीं करे आपकी को। आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, और अगर आपकी ब्रांड इस तरह की है कि एनवायरनमेंट को खराब कर रही है, तो वो तो ब्रांड बिल्डिंग अच्छी नहीं है ना, वो नहीं है, आपकी ब्रांड बिल्डिंग अच्छी नहीं है ना। तो आपकी जो, मैं तो ये कहूंगा CSR को रीडिफाइन करना चाहिए, कंपेंशनेट एंड सस्टेनेबल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मुझसे पूछते हो आप, कंपेंशनेट एंड सस्टेनेबल रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस शुड बी द CSR, नॉट कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। संजीव रंजन जी। धन्यवाद अप्रेश जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा सवाल सीताराम सर से है। सर, आपने बहुत अच्छी एक बात जो माइग्रेंट्स को लेके बोला, ये आज के टाइम में हमारे लिए स्ट्रेंथ हो सकते हैं, लेकिन कोई भी इस पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। ये लोग स्टेट जाके बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में जाके चले गए हैं, लेकिन स्किल का कोई भी काम अभी हो नहीं रहा है। तो क्या ये सही समय नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी एडवोकेसी करने का कि इन माइग्रेंट्स के लिए कुछ एक अच्छी स्कीम दी जाए जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के और भी जो स्किल के कार्यक्रम हैं उनके साथ मिला के इनको और सशक्त बनाया जाए? नहीं, आपका बिल्कुल सवाल सही है कि सबसे पहले अगर माइग्रेंट वर्कर्स पे काम किया और वो कमीशन बनाया, वो योगी सरकार ने बनाया, आपने शायद पढ़ा होगा। और उन्होंने करीब 35 लाख माइग्रेंट वर्कर्स की स्किल मैपिंग कर दी है। और आज के ही कल के इकोनॉमिक टाइम्स में है कि नीति आयोग ने कुछ विशेषज्ञ भेजे हैं योगी सरकार के बाद, जो भी अच्छे उन्होंने स्कीम्स लागू की हैं उनको वो स्टडी कर रहे हैं। और करीब 5 दिन पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खबर आई थी इकोनॉमिक टाइम्स में ही, और उसमें ये था कि इनकी स्किल मैपिंग हो रही है और इनका एक सर्वे कर रहा है। यस, मैं एक चीज जरूर मानता हूँ, इसमें काफी डिले हो गई है, लेकिन अब डिले नहीं होनी चाहिए। सरकार इसमें आगे बढ़ रही है और ये बहुत बड़ा काम कर रही है, लेकिन डिले जरूर हुई है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन इसको करना चाहिए और ये देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा।
क्योंकि सर यूनिसेफ ने भी एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। प्रोग्राम तो 2 साल से पहले से शुरू हुआ था, लेकिन अब जाके रास्ते पे है, उसका नाम है युवा। और इस युवा कार्यक्रम के साथ लोगों को जुड़ने की बहुत जरूरत है। जो अभी अपरेश जी ने कहा ब्रांडिंग, पता नहीं पहली बार मैं देख रहा हूं कि यूनिसेफ युवा प्रोग्राम की ब्रांडिंग नहीं कर पा रहा है। तो हम सारे कॉरपोरेट्स के लोगों को, डेवलपमेंट सेक्टर के लोगों को अभी जुड़ना चाहिए, क्योंकि अगर माइग्रेंट वाले प्रॉब्लम को अभी नहीं अगर सुलझाया गया तो स्टेट में क्राइम बढ़ेगा और भी उससे जुड़ी हुई परेशानियां बढ़ जाएंगी। बिल्कुल सही है संजीव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और ये होना चाहिए, और मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी होना चाहिए ये। और ये एक रूरल अर्बन कनेक्ट भी है माइग्रेंट लेबर्स का, क्योंकि अगर माइग्रेंट लेबर है, मेरा मानना ये है कि इसमें 60% के आसपास तो फिर वापस जाएंगे अगर जब एटमॉस्फेयर सही होगा, लेकिन 40% के लिए हमको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। और क्योंकि अगर माइग्रेंट की बात करें तो माइग्रेंट भी 3 तरह के माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, अगर वर्कर की बात कर रहे हैं। एक तो जो फॉरेन जाते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, जैसे केरला में है। दूसरे वर्कर्स हैं जो कि सिटी जाते हैं और वहां जाके बच जाते हैं और अपने गांवों को रेमिटेंस भेजते हैं। और तीसरे माइग्रेंट की कैटेगरी ये वो जो सीजनल जाते हैं, जैसे कुछ लोग जाते हैं, कोई पंजाब में कपास की खेती हो रही है तो वो 3-4 महीने के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे वो। तो इस तरह का होता है। तो इस पे तीनों तरह के माइग्रेंट के लिए एक पॉलिसी का निर्धारण होना चाहिए और इसकी स्टडी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि माइग्रेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। केरल की तो इकोनॉमी 2 ही चीज से है, रेमिटेंस इकोनॉमी है या टूरिज्म इकोनॉमी है, बाकी तीसरी चीज तो कुछ है नहीं केरल में। आप बताइए क्या है? तो ये माइग्रेंट के बारे में सोचना चाहिए जी। और क्योंकि एनएसडीसी से भी बहुत सारी उम्मीदें हम लोगों ने लगा के रखी थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। हाँ, एनएसडीसी ने जो काम करना चाहिए था वो काम हुआ नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उनको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। और लकीली राजस्थान का जो आरएसएलडीसी है वो काफी एक्टिव है इस मामले में, और उसको रेप्लिकेट करने की जरूरत है बाकी की स्टेट गवर्नमेंट्स को। और एनएसडीसी को उनको सपोर्ट करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एनएसडीसी को जो प्रोवन जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है स्किल में, और उन लोगों को सीधे फंड भी देने चाहिए। बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी उसमें नहीं होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच नहीं होनी चाहिए। ये दोनों काम एक साथ होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक रुसेन जी के लिए था मेरा। रुसेन जी, आपने कहा कि विलेज लेवल जीडीपी करने की जरूरत है। मेरा अपना सोचना है कि अगर इस चीज को हम पंचायत लेवल तक रखें, क्योंकि हमारी कुछ भी जो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की सुविधाएं जाती हैं वो लास्ट पंचायत तक ही जाके रुकती हैं। रेवेन्यू विलेज तक का उनका कोई भी डेटा नहीं होता। तो अगर हम इस चीज को पंचायत लेवल करके लें तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के अनुकूल होगा और बिना किसी बदलाव किए हुए ये काम किया जा सकता है। ये मेरी अपनी सोच। बिल्कुल सही आपने फरमाया है। विलेज लेवल कहने का मतलब मेरा ग्राम पंचायत ही उसको समझिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइज जो सेटअप है वो तो ग्राम पंचायत है। तक। और आज हम देखें कि आजकल हर गांव एक ग्राम पंचायत बन चुका है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी है और इंक्रोचमेंट के कारण जो है गांव का आकार बहुत बढ़ गया है, डबल हो गया है। पिछले 20 सालों में गांव का आकार जो है वो डबल हो गया है। तो इसको, और गांव में सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि वहां पर अब चारागाह नहीं है, आपको मवेशियों को रखने की जगह नहीं है। सारे लोगों ने अपनी जमीनें जो जहां पाया वहां पर मकान बना चुका है। और इससे जो बाढ़ की जो स्थिति है गांव में, गांव के अपर साइड में पानी का जो फ्लो था उसको कंप्लीटली रोक दिया गया है इंक्रोचमेंट के द्वारा। तो जब तक हम विलेज लेवल पर या ग्राम पंचायत लेवल पर उसकी जीडीपी की बात नहीं करेंगे, तब तक उनके पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल है वो उतना उनको अंदाजा अभी नहीं है।
तो आपने बहुत अच्छा कहा है कि हमें ग्राम पंचायत पर इसको बात को उठानी चाहिए। जी जी, अपरेश जी। थैंक यू। अंजलि हेगड़े जी। जी थैंक यू सीताराम जी, आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपकी बातों से झलकता है। आपने हमें बहुत सारे टिप्स दिए, बहुत से इंसाइट्स दिए। मैं आपसे आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। वो ये है कि आप भी एक फॉर प्रॉफिट कंपनी के CSR के लिए काम करते हैं, और कंपनीज का जो माइंडसेट होता है फॉर प्रॉफिट कंपनीज का, वो एक CSR के माइंडसेट से अलग होता है। क्योंकि जो CSR का माइंडसेट है वो इम्पैक्ट को देखता है, और जो कि लॉन्ग टर्म जो है उसका लाभ हमें मिलता है, जबकि कंपनीज का जो एक माइंडसेट होता है वो इमीडिएट या हर क्वार्टर पे एक रेवेन्यू का इम्पैक्ट होता है। तो क्या कॉर्पोरेट्स में जब आप CSR फंड्स के इंचार्ज जब आप बनते हैं, या आप किसी मतलब लोगों को आप सेलेक्ट करते हैं, तो क्या आप कोई उन्हें खास ट्रेनिंग देते हैं? क्योंकि ये माइंडसेट्स दो डाइवर्जेंट हैं, और किस तरह से आप अपने बोर्ड मेंबर्स को जो है वो इसके CSR के लिए आप कैसे इंस्पायर करते हैं उनको? पहली चीज ये है कि हमारे करीब करीब क्वार्टरली मीटिंग होती है कॉर्पोरेट के साथ में, और उनको हम प्रेजेंटेशन अपना व्हाटएवर प्रोग्रेस वी हैव डन, वी मेक ए प्रेजेंटेशन ओवर देयर एंड दे आस्क लॉट मोर क्वेश्चंस ओवर देयर। तो इसकी वजह से दे आर सेंसिटाइज्ड, और वो सेंसिटाइज हो जाते हैं। एक अच्छी चीज है। एक चीज जो लुपिन में थोड़ी सी अलग से है, वो डिफरेंट है और कॉर्पोरेट की मुझे मालूम नहीं क्यों, बिकॉज आई एम डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू द चेयरमैन ऑफ लुपिन लिमिटेड, और MD को डायरेक्टली रिपोर्ट करता हूं मैं। तो उस वजह से मेरी एक्सेस है, और जो हम उनको सेंसिटाइज करते हैं तो वो बड़ा इजी हो जाता है। क्यों, हमें किसी और रूट की जरूरत नहीं होती है, सीधे हमारा एक काम रहता है। फाइनेंस का प्रेसिडेंट होते हैं, MD होते हैं, एक दो और आदमी होते हैं, बस उसकी मीटिंग होती है। तो ये एक अच्छी चीज ये रहती है। 2 बोर्ड मीटिंग होती हैं, उसमें हम फुल फ्लैश बोर्ड मीटिंग होती हैं। जब कंपनी की मीटिंग होती है उसमें CSR का भी मेनली बहुत प्रमुखता के साथ में एजेंडा होता है, तो सेंसिटाइज करते हैं। एक काम तो ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा हम ये करते हैं कि जितने भी हमारे ट्रस्टीज हैं उनको एक एक करके हम, कोई बड़ा फंक्शन होता है उसमें लेके आते हैं, उनको दिखाते हैं कि कैसे काम हो रहा है, तो वो इससे सेंसिटाइज होते रहते हैं। और तो ये तो एक सबसे इम्पोर्टेंट काम तो यही है कि हम प्रेजेंटेशन करते हैं, और एनुअल बजट हमारा तय हो जाता है एक साल में, वो भी जो भी तय होता है, और उसमें हम पूरे लिबर्टी के साथ में पैसा खर्च करते हैं। ये एक लुपिन में एक अच्छी चीज है। जहां तक दूसरा सवाल है आपका, एज फार एज द मैनेजर्स हु आर बीइंग रिक्रूटेड, और उनको कैसे करते हैं, तो उनका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हमारी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है पुणे में, वहाँ पे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं उनको, और फिर फील्ड में हम उनका ओरिएंटेशन भी करते हैं, काफी दिन तक ओरिएंटेशन करते हैं। तो ये दूसरा काम भी है। और जब जो हमारे CM हैं, वसुंधरा जी जब CM थी, तो इवन नए रिक्रूट IAS ऑफिसर्स को 3 दिन के लिए लुपिन के CSR प्रोग्राम के लिए भेजती थी वो। तो ये भी एक अच्छी एक चीज है कि अगर उनका एक्सपोज होता है तो उनका भी अच्छा रहता है। तो ये हम पूरा उनको सेंसिटाइज करते हैं, हमारे लोगों को किस तरह से जाते हैं। और एक्चुअली क्या, प्रोग्राम जब भी अच्छा होता है व्हेन यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अगर जो कॉर्पोरेट CSR का हेड फील्ड में जाता है तो बाकी के फील्ड में जाना शुरू हो जाते हैं, और वो भी सेंसिटाइज हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, कॉर्पोरेट के जो CSR हेड्स हैं उनको समय नहीं मिलता है, वो प्रेजेंटेशन करते रहते हैं और काम करते रहते हैं, उनको समय नहीं मिलता है फील्ड में जाने का। तो फील्ड में नहीं जाते हैं तो आप उतना सेंसिटाइज अपने स्टाफ को नहीं करवाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप फील्ड में जाएं, उन लोगों को ट्रेनिंग दें, और उन लोगों का फील्ड एक्सपोजर दें, और कंटिन्यूअस उनका जो डायलॉग है वो ओपन रखें उनको। आपको विजन जो है वो आप उनको बताते रहें हम क्या करना चाहते हैं। विजन शुड बी वेरी क्लियर, हम क्या गोल है हमारे वो क्लियर होने चाहिए, तो वो एक काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी तरीके से चीज हो जाएगी। लुपिन में एक और अच्छी चीज है कि इट इज ए टोटली डिसेंट्रलाइज्ड। एक्चुअली हमारे 21 सेंटर हैं, और 21 सेंटरों को बॉम्बे से सीधा पैसा आता है। ऐसा नहीं भरतपुर आएगा वहां जाएगा, ऐसा नहीं। तो इस वजह से लेकिन चेक एंड बैलेंसेज हैं नेचुरली,
काफी अच्छी चेक बैलेंसेज हैं। तो उस वजह से डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से डेवलपमेंट थोड़ा एक्सेलरेटेड होता है। चेक्स एंड बैलेंस हमने अपने रख रखे हैं। सोनकी शाह जी, आर यू अवेलेबल? या थैंक यू अप्रेश। सो हम बात कर रहे थे वेलफेयर की, हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट की, सस्टेनेबिलिटी की, और एट द सेम टाइम वी आर सेइंग कि वी डोंट बिलीव इन गिविंग फंड्स टू द गवर्नमेंट। सो ऑफ कोर्स इतने सालों से हम ये सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोविड अभी आया है, कोविड से पहले की सिचुएशन में भी हमने देखा है कि काफ़ी कुछ फंडिंग जो होती है वो गवर्नमेंट को जाती है। और सर आपने बताया कि उसका एक रीज़न ये होता है कि कौन उसका हेडेक ले, कि कौन खर्चा करे, कौन सोचे क्या काम करना है, किसको पार्टनर बनाना है, फाउंडेशन खोलनी है, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन दैट। सो बेटर है कि गवर्नमेंट को फंड्स दे देते हैं और जल्दी काम शॉर्ट में ख़त्म हो जाएगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जो CSR लॉ है, जो हम CSR बिल की बात करते हैं और सोशल वेलफेयर की बात करते हैं उस माध्यम से, तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस इम्पैक्ट की जगह स्पेंड पे नहीं आ गया है। हम ज्यादातर बात कर रहे हैं स्पेंड की, बट उस खर्चे से, उस फंड से क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ बातें बन के रह गया है। सो आपको नहीं लगता कि एक मैकेनिज्म होना चाहिए टू बैलेंस दिस डिवाइड, वॉट एवर फंड्स वी आर गिविंग टू द गवर्नमेंट एंड वॉट एवर मनी वी आर स्पेंडिंग डायरेक्टली एट द ग्रास रूट लेवल? नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि स्पेंड पे तो अपना फोकस होना ही नहीं चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि वेलफेयर की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये तो माइंडसेट की चीजें हैं। और गवर्नमेंट के लिए अगर बहुत जरूरत, मैंने कहा ना, मैंने 1 लाख रुपए कलेक्टर को दिए। कलेक्टर को क्यों दिए? कि उसको इग्नाइट करने के लिए और लोगों को, सिर्फ इसलिए दिए मैंने कलेक्टर को। तो इस तरह का आप कर सकते हो। छोटे मोटे फंड अगर किसी को देते हैं, जिससे करीब 10 टाइम्स 15 टाइम्स अगर पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो वो अपन कर सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। मैं एक छोटी सी चीज बता दूं कि भाई एक बहुत बड़ी उनकी, मान लो कोई 25-30 कंप्यूटर देने थे, उसकी वजह से मेडिकल कॉलेज बंद पड़ा था भरतपुर का। तो 25-30 कंप्यूटर दे दिया हमने उनको और फंड भी दे दिया उनको। तो वहां तक तो ठीक है, आप दे सकते हैं। लेकिन इसमें प्रूडेंस अपने को लाने की जरूरत है कि कहाँ पे फंड देंगे। अगर हम फंड देते हैं, अगर उससे इम्पैक्ट आ सकता है, तो वी शुड गिव फंड्स, नो डाउट अबाउट इट। बट इम्पोर्टेंट ये है कि इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंट, अगर आपका जो भी फंड है CSR का, अगर वो चेंज नहीं लाता है, तो द वेरी पर्पज ऑफ CSR इज बीइंग डिफीटेड एक्चुअली। और वो चेंज लाना हमारा एक मकसद होना चाहिए। और वो चेंज वो होगा, तो मैंने पहले भी बताई थी लास्ट में, जब तक हमारी तीनों सॉफ्ट स्किल्स सही नहीं होंगी, ठीक है, थॉट प्रोसेस, वर्ड्स और एक्शंस, इनमें तीनों में काइंडनेस नहीं होगी, इन तीनों में हमारा एक कम्युनिटी के बारे में सोच नहीं होगा, और एक उन लोगों को एम्पावरमेंट की भावना नहीं होगी, उन लोगों को ऊपर उठाने की बात नहीं होगी, तो थोड़ी दिक्कत होती है इन चीज़ों में। और वो हमारा एक सोच में ही परिवर्तन होना चाहिए। स्पेंड पे हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, इम्पैक्ट पे आना चाहिए और एम्पावरमेंट पे होना चाहिए। CSR should be a matter of passion. It should not be a matter of compulsion. बहुत बढ़िया। जब पैशन होता है ना, जब पैशन होता है किसी बात का, तो फिर आदमी उसके लिए सब प्रयास करता है। आज की तारीख में बहुत सी कंपनियां CSR के लिए पैसा क्यों दे रही हैं डोनेशन में? बिकॉज चलो एक झंझट खत्म हुआ। इट इज अ मैटर ऑफ कंपल्शन, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ पैशन। पैशन जब होगा तो डेवलपमेंट की बात सामने आती है, फिर वेलफेयर की बात सामने आती है, एंगेजमेंट की बात सामने आती है। वी हैव टू एंगेज आवरसेल्फ विद द कम्युनिटी। Unless we get ourselves engaged with the community, the development is not possible. Because जब हम एक बार engage होते हैं ना, तो फिर हम उसकी जरूरतों को, उनकी जो आसपास की व्यवस्थाएं हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनकी जो हैबिट्स हैं, उनको जो जरूरतें हैं, वो सब समझते हैं। और समझने के बाद हम हैं, हमने कई इंटरवेंशन किए। हम इसको कहते थे डायग्नोस्टिक स्टडी। हम एक डायग्नोसिस करते थे उस एरिया, जिस एरिया में डायग्नोसिस बाद हम ये असेसमेंट करते थे कि यहाँ पर क्या जरूरत है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या नहीं है, कहाँ से रिसोर्स
मैनेज होंगे। फिर उसके बाद जैसे डॉक्टर एक डायग्नोसिस करता है ना, उसके बाद एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है डॉक्टर। तो हम डायग्नोस्टिक स्टडी के बाद एक क्यूरेटिव स्टडी या क्यूरेटिव प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। हम उसके बाद ये क्यूरेटिव प्रिस्क्रिप्शन में आया है कि हम यहाँ पर क्या क्या विकास करें जिससे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। सोशल डेवलपमेंट भी होना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना है। दूसरी चीज मैं बहुत प्रभावित हूँ आपके जो आपने दूसरा नाम दिया सीआर को, मैं थोड़ा सा इसमें एक और शब्द जोड़ना चाहता हूँ, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CER। कम्युनिटी के साथ जुड़िए, पहले इंगेज होइए, फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बनाइए। देखिए आप और हम में उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, और हम लोग जब स्कूलों में पढ़ा करते थे तो स्कूल से लौटते समय अक्सर जो प्याऊ बने होते थे उसमें पानी पीते थे, और उस प्याऊ पर वो गुड़ की एक ढेरी भी दे देता था, उसके पास गुड़ रखा होता था। हम लोग उस समय इलाहाबाद में पढ़ते थे और अक्सर स्कूल से लौटते समय प्याऊ में ठंडा पानी पीते थे, और प्याऊ में लिखा होता था प्यारेलाल एंड सन्स। अब वो प्यारेलाल एक कंपनी थी इलाहाबाद में जो बीड़ियों का काम करती थी, लेकिन उसने तमाम पूरे शहर इलाहाबाद में ये प्याऊ बनवा रखे थे। ये क्या था? ये CSR ही तो था, लेकिन वो एक मैटर ऑफ पैशन था कि जो प्यासा है उसको पानी मिले, उसके साथ थोड़ा मीठा भी मिल गया तो उसकी तृप्ति हो गई। तो मेरा दो तीन जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि एक तो डायग्नोस्टिक स्टडी जरूर होनी चाहिए पूरे क्षेत्र की, और होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिर गवर्नमेंट की जितनी स्कीम है, चाहे वो लाइवलीहुड मिशन की हो, हेल्थ मिशन की हो, ये अपना आवास स्कीम हो, इस तरह के जितनी स्कीम, सबको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जब इंटीग्रेट करते हैं ना, तो फिर हमको पैसे के लिए कंपनियों का मोहताज नहीं पड़ता, फिर हम रिसोर्सेस को मोबिलाइज करके एक साथ पूल कर लेते हैं। हमने डायग्नोस्टिक स्टडी कर ली, जरूरतों को समझ लिया, हमने रिसोर्सेस पूल कर लिए, हमारे पास पैसे की जरूरत आ गई। अब तीसरा आता है हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करें, वहां पर ह्यूमन रिसोर्स की बात आती है। फिर आपके जो टीम है, जो आपके ह्यूमन रिसोर्स बनाते हैं, आप उसके जरिए उसको काम करते हैं, लेकिन इसका इवेल्युएशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल, PMEC, ये बहुत जरूरी है और बहुत क्विक इंटरवल पर होना चाहिए, ताकि हम जो टाइमली इंटरवेंशन है, जो पीरियोडिक इंटरवेंशन है, उसको करके कहाँ पर मैच हो रहा है, कहाँ पर मिसमैच हो रहा है, उसको समझ करके उसका करेक्शन कर सके। थैंक यू वेरी मच। नहीं, बिल्कुल सही है आपका। कम्युनिटी एंगेजमेंट तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, बगैर क्योंकि सारा काम ही कम्युनिटी के लिए, अगर उसको एंगेज नहीं किया तो काम नहीं सकता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि वी हैव टू लीवरेज रिसोर्सेस, तो लीवरेज तो करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं, क्योंकि पर पर्सन हम मैक्सिमम किस तरह से काम ले सकते हैं उससे, और पर रुपी मैक्सिमम काम आउटपुट कैसे ले सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। पर पर्सन एंड पर रुपी, ये दोनों चीजें हमारे ध्यान में रखनी पड़ेंगी हमको। सरिता मेनन जी, आर यू अवेलेबल? Yes, sir. Okay, please go on and ask question. Thank you, sir. Good evening, Sri Sitaram Gupta, sir, and thank you, Team India CSR Network, for offering invitation to such a wonderful, informative and insightful session, first of all. So I am representing Rajagiri Business School from Kerala, Cochin. So being an academician, I would like to ask Sitaram Gupta ji one question. Sir, to create awareness and the right attitude towards CSR among the management students, we all believe that they are the leaders of tomorrow. So would you like to suggest or give us some advice
how this awareness can be created and they can be directed towards, to have this right attitude when they become the leaders of tomorrow, or when they hold this position in respective organizations. What all steps an educational institution can take? Would like to hear from you, sir. Yeah, I think it can be done in two ways. Number one is that good CSR leaders can be invited in those institutions, and they can make a presentation, they can deliver a talk over there, and in turn the students, the future leaders and managers, they can ask questions. So this could be one way actually. So I have been to many IIMs actually. IIM Ahmedabad, IIM Lucknow, many IIMs I have gone and I have addressed over there. So this is the one thing. Second thing is that I think there are field visits actually. Some internal practical trainings are also required. So these students can be, they can go to these CSR organizations and they can see themselves the project over there, they can learn from it, and they can address themselves with the problems of the community, how they are being solved, how they are being remedied over there, and they can become a part and parcel. This is the second part. Third part, the CSR organization can also give them projects actually. If they want to have a survey of some project, suppose I'm implementing integrated child development scheme in Bharatpur. So the IIM students or the management students, they can come over there, they can study that one, and they can also give very good feedback. There are a number of examples over there when they have given feedback to us, and we have acted upon it, and the government of state government and central government had appreciated their feedback over there. So these are the three ways of doing it actually. Unless otherwise they are being exposed to the rural communities, they can come down, or the CSR leaders can go to the institutions, they can deliver a talk. I think this is the best way out, I suppose. सर एक सवाल विकास सिंह जी की तरफ से आया है। उनका कहना है ज्यादातर कंपनियां क्यों केवल वही काम करती है जहां पे उनका यूनिट लगा है, जबकि सीएसआर के तहत उन इलाकों में काम करने की जरूरत है जहां पे उद्योग नहीं है, विकास कार्य से अछूता है। इसमें तो आप कुछ कंप्लायंस के इशू है, रेगुलेटरी इशू है, लेकिन एक सवाल मैं इसमें साथ में जोड़ देता हूं। हम लोग मार्च में हमने एक छत्तीसगढ़ सीएसआर लीडरशिप समिट ऑर्गेनाइज किया था रायपुर में। तो समझ में आया जिस तरह से वहां पर माइनिंग के या रिसोर्सेज इतने अवेलेबल हैं, उसके बाद भी वहां पे जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीएसआर स्पेंड एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश में। जहां कुछ राज्यों में ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ राज्य जैसे बीमारू राज्य जो आपकी भाषा है उसके उनमें उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता सीएसआर फंड। ओवर टू यू सर। हाँ, नहीं इसमें दो तीन चीजें हैं। देखिए कि कंपनियां जो काम करती हैं वो पहले अपनी फैक्ट्री के आसपास तो उनको काम करना भी चाहिए, मैं कोई मना नहीं करता इस बात के लिए, बिल्कुल मना नहीं करता हूँ, उनको काम करना चाहिए, लेकिन उसके साथ में उनको बैकवर्ड एरिया में भी जाना चाहिए। जैसे कि मैं कह रहा था कि एक डिस्ट्रिक्ट का अडॉप्शन का प्रोग्राम होगा और पूरे रिसोर्सेज जो सीएसआर के रिसोर्सेज हैं उनकी कहीं न कहीं सीआईआई के लेवल पर या फिक्की के लेवल पर या कहीं और एक तरह की पूलिंग हो, तो जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है वहाँ पर भी कंपनियों को जाना चाहिए, वहाँ पर भी फाउंडेशंस को जाना चाहिए, और ये उनकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छे कंपनी होने के लिए, प्रोग्रेसिव कंपनी होने की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कोई कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे, कोई काम एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि जो कुछ प्रोडक्ट हम आज बनाते हैं तो हम जब कम्युनिटी के लिए काम करते हैं तो हम उनकी परचेजिंग पावर बढ़ाते हैं, और वो परचेजिंग पावर जब हम बढ़ाते हैं तो वो कम्युनिटी हमारा सामान खरीदती है। ये लंबा सोचना पड़ेगा कॉर्पोरेट को ट्रेडर्स मेंटेलिटी नहीं लानी पड़ेगी, कॉर्पोरेट को कॉर्पोरेट मेंटेलिटी से काम करना पड़ेगा, ठंडा होकर सोचना पड़ेगा। तो आपको सोचने की जरूरत है कि अगर उसकी परचेजिंग पावर कम्युनिटी की बढ़ती है, और पर्टिकुलरली हिंदुस्तान की बात करें तो आपकी कंज्यूमर इकोनॉमी है आपकी, तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी तो है नहीं है, तो कंज्यूमर जब परचेजिंग तो वही करेगा, कंज्यूमर करेगा, तो आपको उसकी इनकम लेवल बढ़ाना पड़ेगा और आपका सामान वो खरीद सके। तो एक लंबा कॉर्पोरेट को सोचना चाहिए,
जल्दीबाजी में नहीं सोचना चाहिए, देश के हित में सोचना चाहिए। देश के हित में आप सोचोगे तो उसमें मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आपका हित तो उसमें इनबिल्ट है आपका। लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, आपका बहुत पैशन एरिया है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अभी हमने शायद 2 सप्ताह पहले हमने बातचीत की थी इसी संबंध में। तो आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम किस तरह से आगे बढ़ाया है? कुछ समस्याएं आपने गिनाई हैं ऑलरेडी, वो आपसे ही सुनेंगे हम। तो किस तरह से आगे बढ़ा है, क्या सफलताएं रही, क्या विफलताएं रही, और कॉरपोरेट्स की भागीदारी किस तरीके से इस प्रोग्राम में रही, और आगे किस तरह से, आगे 5 साल या 10 साल के लिए इस प्रोग्राम को देखें तो हम किस तरह से ले जा सकते हैं इसको? देखिए 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि नीति आयोग से पहले जिन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया है, पहले हमारा प्लानिंग कमीशन था। तो प्लानिंग कमीशन के हिसाब से 200 डिस्ट्रिक्ट्स बैकवर्ड थे। उन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को नाम बदल के पॉजिटिव कनोटेशन करके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कर दिया। दिस इज अ गुड मूव एक्चुअली, ये अच्छी मूव है, क्योंकि पॉजिटिविटी तो होनी चाहिए, पॉजिटिविटी के बगैर कोई काम होगा नहीं। तो एक तो इन्होंने एक अच्छा काम कर दिया है। पहली समस्या ये आई थी कि इन्होंने कहा कन्वर्जेंस 3 C पे प्रोग्राम आधारित था, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। तो आप अगर स्टेट में कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वो स्टेट में कंपटीशन होकर नंबर 1 पे आए, फिर वो अपने देश में नंबर 1 पे आए। तो ये कंपटीशन की भावना थी। कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का था और स्कीम्स का था। तो ये 3 चीजें थी। लेकिन हमने इस बात को, आवाज को उठाया नीति आयोग में कि बल्कि ये कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन ये ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आप प्रोत्साहन तो करिए, जो काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट अच्छा काम कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी की बात है कि जब डेल्टा रैंकिंग होती है तो जो डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आता है उसको 10 करोड़ का इनाम मिलता है 1 मंथ में। और उस एक्टिविटी 6 एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में अगर फर्स्ट आता है डेल्टा रैंकिंग में उसको 5 करोड़ का इनाम मिलता है। तो धौलपुर को दोनों इनाम मिले, 10 करोड़ का मिला और 5 करोड़ का मिला। 5 करोड़ का हेल्थ में मिला और 10 करोड़ का ओवरऑल में मिला। तो 15 करोड़ से हमने और कलेक्टर मिलकर के जो चीजें करनी थी हमने डिस्ट्रिक्ट में वो बहुत अच्छी की और वो एक काफी अच्छी तरीके से आ गई। तो ये तो गवर्नमेंट की स्कीम से बहुत अच्छी है कि इनको उनको परफॉर्मेंस को वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको पैसा देते हैं। ये उनको करना चाहिए। एक काम तो ये है। दूसरा काम कॉर्पोरेट से है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। मैं ये देख रहा हूँ कि कॉर्पोरेट क्या कर रहे हैं, कोई हेल्थ लेके बैठा है, कोई एजुकेशन लेके बैठा है नीति आयोग में, कोई एक पैरामीटर पे ही काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से लुपिनी एक ऐसी एक आध 2 कॉर्पोरेट और हों तो मुझे मालूम नहीं है, अब आ गए हों। हम सारे 6 पैरामीटर पे काम करते हैं। कम्युनिटी को 6 पैरामीटर पे ही काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम कम्युनिटी के पास जाएंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि एक पैरामीटर के लिए तो लुपिन के पास आ जाओ, बाकी के लिए सरकार के पास चले जाओ। तो ये हम नहीं कर सकते, उसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। तो इसलिए कॉर्पोरेट को चाहिए कि होलिस्टिकली 6 पैरामीटर पे काम करे। दूसरी बात, तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर मैं कह रहा हूँ 117 जिले तो नीति आयोग ने आइडेंटिफाई कर लिया और 83 डिस्ट्रिक्ट्स और इनको आइडेंटिफाई करने चाहिए रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को, जिससे 200 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट नहीं कहूंगा, पुअर डिस्ट्रिक्ट कहूंगा, तो बैकवर्ड मेंटेलिटी से होता है। इंडियंस आर नॉट बैकवर्ड इन देयर मेंटेलिटी, दे मे बी पुअर, दे आर नॉट बैकवर्ड। मेरा मानना है, दिस माय पर्सनल ओपिनियन, मैं किसी पे इम्पोज नहीं कर रहा हूँ। तो 83 डिस्ट्रिक्ट्स को उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। सपोज करो राजस्थान है, तो राजस्थान में आज डूंगरपुर छूटा हुआ है, लेकिन बिल्कुल पुअर डिस्ट्रिक्ट है। आज और 2-3 डिस्ट्रिक्ट और छूटे हुए हैं, जालौर छूटा हुआ है, पुअर डिस्ट्रिक्ट है। तो इन डिस्ट्रिक्टों पे स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी तरफ से नीति आयोग का अनुसरण करते हुए अपने लेवल पे भी कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन करना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। मैं लुपिन में भी एक ही काम कर रहा हूँ कि भाई आप पूरा ब्लॉक ले रहे हो तो 15 काम तो लुपिन के हैं और बाकी के काम में आप सिर्फ एक ही काम करिए, पूरा ब्लॉक लीजिए फैक्ट्री के पास, फैक्ट्री के आसपास, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स को पहुंचाने का काम करिए और कोई काम मत करिए आप। तो इस तरह का काम हो सकता है। तो ये तीनों काम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के हो सकते हैं। तो इट द नंबर शुड गो टू 200, नॉट इट शुड बी नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड अप टू 117। तो ये एक थोड़ा सा अच्छा काम होना चाहिए। और उसका यूं भी जरूरी है कि वेस्ट बंगाल के सीएम ने जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने काम करने से मना कर दिया है कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करते नीति आयोग के साथ काम। तो भाई तुम मत करो ना, लेकिन तुम अपना काम तो करो ना। आपकी जनता ने वोट दिया, अपना काम करिए, मत करिए नीति आयोग के साथ, अपनी स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करिए।
ये है चीज। तो तीनों चीजों की मैंने कही है, एक अच्छा चीज है। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि नीति आयोग को हम बार बार कहते रहते हैं कि जो हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी वो फोर्स करें कि वो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं, वहां से निकल करके जाएं। वो हमारे लेवल पे हम ले जा रहे हैं उनको। वेटनरी यूनिवर्सिटी मथुरा में हम धौलपुर में लेके गए, हम लेके जा रहे हैं उन लोगों को। लेकिन नीति आयोग को भी डायरेक्शन देनी चाहिए, वो हम उनको दे रहे हैं। लेकिन नीति आयोग ऑल द वे दे आर वेरी ओपन एंड दे लिसन टू आवर सजेशन, एक्ट अपॉन सजेशन। ये भी एक अच्छी चीज है। आप सबका धन्यवाद पुनः। और इसी बोर्ड, दिस इज डायलॉग फ्रॉम बोर्ड पर्सपेक्टिव, board to CSR leaders, board to NGOs, the social workers. So बहुत ही मीनिंगफुल इनसाइट्स आपने साझा किए, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इसी तरह हम आज के इस कार्यक्रम का धन्यवाद के साथ सबका समापन करते हैं। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लवली, थैंक यू गुलशन कुमार जी, ऑल द लीडर्स, थैंक यू वेरी मच।